हेलो एवरीवन। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था बीपीएससी 101 जिसमें हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे थे लिबरल। पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न लिबरलिज्म जिसे हम वेलफेयरिज्म भी कहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा डिफरेंट फेजेस ऑफ लिबरलिज्म जिसमें क्लासिकल लिबरलिज्म ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो हम चलेंगे हमारे मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ। इससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि लास्ट में जब हम क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे मिनिमल स्टेट का रोल आता है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि इस क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या कंसिक्वेंसेस है, जिसमें हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, बट वहाँ की जो वर्कर क्लास थी जो कि पुअर थे उनके पास कैपेसिटी ही नहीं था कि वो सामान को खरीद सके। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसी टर्म में आया था कॉन्सेप्ट मॉडर्न लिबरलिज्म का। तो सबसे पहले लाइन में ही बताया जा रहा है कि एफोर मेंशन प्रॉब्लम ब्राउट ए न्यू चेंज इन सोसाइटी, यानी कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके वजह से सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वहाँ पर से जो वर्किंग क्लास हैं उन्होंने अपना हक मांगना स्टार्ट किया। तो 20th सेंचुरी के टाइम पे जो राइजिंग वर्किंग क्लास थे उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया क्लासिकल लिबरलिज्म को और उसके कोर आर्ग्यूमेंट को। कोर आर्ग्यूमेंट क्या था इनका कि वो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहे थे, जिसे हम लेसेस फेयर मार्केट कहते हैं। लेसेस फेयर मार्केट यानी कि ऐसी मार्केट जिसमें प्राइवेट ओनरशिप हो और स्टेट का बहुत लिमिटेड रोल होता है। इसी कोर आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे वर्किंग क्लास। तो लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म जो कि इनकरेज कर रहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और वर्किंग क्लास को डिप्राइव कर दिया था उनके शेयर से। ये सबसे बड़ा फॉल्ट था क्लासिकल लिबरलिज्म का। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने क्या किया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो कि प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट कर रहा है उनको इनकरेज कर दिया, और जो वर्कर क्लास थे उनको उनके हिस्से से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। तो एक नया तरह का लिबरलिज्म उभर के आया जिसे हम मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है वेलफेयरिज्म। तो इनसे रिलेटेड जो भी थिंकर्स हैं उनका मानना है कि गवर्नमेंट का रोल ऐसा होना चाहिए कि वो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं यानी कि जो भी परेशानियां हैं उनको रिमूव कर सके इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए। याद है ना, मैं आपको बताई थी सबसे पहले क्लास में कि लिबरलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है फ्रीडम। भले ही अलग अलग फेजेस में इनको अलग अलग कंटेक्स्ट में दर्शाया गया है, लेकिन मांगा तो फ्रीडम ही जाता है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबरलिज्म का है ना कि वो इंडिविजुअल राइट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करने के टर्म में गवर्नमेंट जो है वो ऐसी रोल अपनी प्ले कर सकती है सोसाइटी में कि वो जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं सामने उनको हटाए। ऐसा मॉडर्न लिबरलिज्म का कहना है। तो इनके जो मेन एक्सपोनेंट है यानी कि मेन प्रमोटर मॉडर्न वेलफेयरिज्म का अगर कहा जाए तो वो है टीएच ग्रीन। अब यहाँ पे टीएच ग्रीन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जो एक्सेसिव पावर था अर्लियर एरा में, अर्लियर यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म के पहले की बात की जा रही है, जब फ्यूडल सिस्टम चल रहा था और साथ ही साथ किंग का रूल हुआ करता था, है ना। इसी के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में आया था ना क्लासिकल लिबरलिज्म। ओके, तो यहाँ पे अर्लियर एरा की बात की जा रही है जहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक्सेसिव पावर था, जिसके वजह से एक बार प्रॉब्लम आया था जो कि फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया था। ऑब्स्टेकल यानी कि वहाँ पे लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी आया, ये जो पावर था उसको काफ़ी रिड्यूस कर दी गई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो पावर जो था स्टेट का या फिर गवर्नमेंट का वो एकदम कम से कम हो गया।
तो अब यहाँ से एक नई टाइप की हिंड्रेंस क्रिएट हुई, यानी कि एक नया प्रॉब्लम उभर के आया। क्या था वो प्रॉब्लम? यानी कि अर्लियर एरा, किंग के एरा में फ्रीडम नहीं था, लेकिन जब फ्रीडम मिला क्लासिकल लिबरलिज्म से तो एक नई तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। उसी प्रॉब्लम की बात की जा रही है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम थी पॉवर्टी की, डिजीज की, डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन याद है ना, रिच और पुअर, कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास। तो इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप हो गया था। साथ ही साथ इग्नोरेंस, ये भी एक प्रॉब्लम की तरह निकल के आया। तो ये इस तरीके का प्रॉब्लम था जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म के वजह से आया। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम पॉजिटिव असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, यानी कि जिस गवर्नमेंट का रूल को आपने कंट्रोल किया क्लासिकल लिबरलिज्म से, तो नई प्रॉब्लम आई। अब इस नई प्रॉब्लम से बचना है तो हमें वापस से गवर्नमेंट का असिस्टेंस चाहिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, और इन्होंने बस रास्ता तैयार किया था, है ना। और फुल फ्लेज थ्योरी जो था वो टी.एच. ग्रीन दिए थे हमें पॉजिटिव लिबर्टी का। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये एक ट्रांजिशन फेज से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे थे। ओके, तो मिल जो है उन्होंने स्टार्ट किया था लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म का डिफेंस को, लेकिन वो रियलाइज करते हैं इनके वीकनेस को भी इन द लाइट ऑफ न्यू सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़, जिन्हें वो मॉडिफाई करना चाहते हैं। यानी कि सिंपली जे.एस. मिल जो है वो भी कैपिटलिस्ट क्लास के ही फॉलो अप में बात करते हैं। वो लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट भी करते हैं, साथ ही साथ उनके वीकनेस को भी जानते हैं कि उनसे कुछ कमियां निकल के आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिल जो है वो एक तरह से पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने डिस्कवर किया एक ऐसा एरिया जहाँ पे स्टेट के इंटरवेंशन को हम जस्टिफाइड मानेंगे। यानी ऐसा नहीं कहेंगे कि स्टेट अगर इंटरफेयर कर रहा है तो वो हमारे खराबी के लिए कर रहा है। स्टेट का इंटरवेंशन कभी कभी ज़रूरी भी होता है। तो जे.एस. मिल इस टर्म में बताते हैं कि कब ज़रूरी होगा स्टेट का इंटरवेंशन करना। तो इस टर्म में उन्होंने डिस्टिंक्ट किया है टू टाइप्स ऑफ एक्शन ऑफ मैन, यानी दो तरीके का एक्शन होगा और किस एक्शन में स्टेट कंट्रोल करेंगे इंडिविजुअल के ऊपर। तो दो एक्शन है, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और दूसरा अदर रिगार्डिंग एक्शन है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ऐसी एक्शन है जो कि इंडिविजुअल तक ही सीमित रहती है। यानी कि सपोज अगर हम बंद कमरे में सिगरेट पी रहे हैं तो वो सिर्फ मुझे हार्म कर रहा है, मेरी इस एक्टिविटी के वजह से किसी दूसरे को हार्म नहीं हो रहा। ओके, दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शन, जिसका इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ता है। जैसे कि अब हम सपोज अपने सोसाइटी में बहुत लाउड वॉइस में डीजे बजा रहे हैं, तो इस एक्टिविटी के वजह से दूसरे को इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये मिल के अकॉर्डिंग हो गया अदर रिगार्डिंग एक्शन, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है और सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब इसमें डिमेरिट भी है कि अगर अभी हम बंद कमरे में सिगरेट पी रहे थे तो वो मेरा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो गया, बट यही अदर रिगार्डिंग एक्शन भी बन सकता है अगर यही सिगरेट को खुले मार्केट में जाके पिया जाए, क्योंकि इनडायरेक्टली काफ़ी लोगों ने वो सिगरेट पी लिया। ओके, तो ये जब जे.एस. मिल को अच्छे से पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे इनको एनालाइज करेंगे। पर यहाँ पे क्या समझना है कि वो इस तरीके का डिस्टिंक्शन इसलिए दे रहे हैं ताकि वो बता सके कि गवर्नमेंट किस फील्ड में इंडिविजुअल के ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो रियल सिग्निफिकेंस जो था ऐसे डिस्टिंक्शन को लाने में, वो मिल इसलिए कर रहे थे ताकि वो डिफाइन कर सके एक ऐसा स्फेयर जहाँ पे इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि ये सारे चीज़ जो हो रहे हैं वो दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहे हैं। जैसे कि कैपिटलिस्ट क्लास की अगर एक्टिविटीज़ के ऊपर स्टेट पहले से ही कंट्रोल कर लेते तो वर्कर क्लास को इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को नहीं मिलता, उनका ऑलरेडी वेलफेयर हो रहा होता। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कम्युनिटी के इंटरेस्ट में मिल ने इस तरीके के चीज़ों को डिस्क्राइब किया है।
और दो एक्शन को डिस्टिंग्विश किए हैं। ओके, तो ही वॉज कंटेम्पलेटिंग ए पॉजिटिव रोल फॉर द स्टेट, यानी वो स्टेट को लाकर उनको एक पॉजिटिव रोल दे रहे हैं। पॉजिटिव रोल क्या है कि आप यहाँ पे सोशल वेलफेयर को सिक्योर करने में हेल्प करोगी। इवन अगर आपके इस रोल में दूसरे के लिबर्टी को हटाना भी पड़े तो कुछ हद तक इस चीज़ों को स्टेट कर सकता है। ओके, ये चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं मिल। इसके अलावा मिल जो है वो एक साउंड थ्योरी देते हैं टैक्सेशन पे, यानी कि इनका एक बहुत अच्छा थ्योरी है टैक्सेशन के ऊपर, जिनमें इन्होंने बात की है लिमिटेशन ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि प्रॉपर्टी अगर आप उसको इनहेरिट कर रहे हो, उनको ओन कर रहे हो, तो उसमें कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये स्टेट को इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप एजुकेशन के लिए एक प्रोविज़न बनाओ, यानी कैसे शिक्षा आपको देनी है अपने सिटीजन को, उसके लिए आपको एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। ऐसा भी जे.एस. मिल इंसिस्ट कर रहे हैं। अब जे.एस. मिल के अलावा टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस और एच.जे. लस्की, इन्होंने भी डेवलप किया है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को। जैसे कि ग्रीन, इन्होंने पोस्टुलेट किया है ऐसी थ्योरी ऑफ राइट, और इसके अंदर उन्होंने इंसिस्ट किया है पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट इन क्रिएटिंग कंडीशन अंडर विच मैन कुड इफेक्टिवली एक्सरसाइज देयर मॉरल फ्रीडम। यानी कि टी.एच. ग्रीन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं वो कि हम स्टेट को पॉजिटिव रोल प्रोवाइड करेंगे जिनमें स्टेट एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करेगा जो लोगों को मॉरल फ्रीडम एक्सरसाइज करने में हेल्प करे। यानी कि बेसिकली स्टेट को पॉजिटिव रोल दे रहे हैं टी.एच. ग्रीन। दूसरे हॉबहाउस और लस्की ये भी एडवोकेट करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है और स्टेट उसको सिक्योर करेंगे ताकि पीपल का वेलफेयर कर सके। अब इस टर्म में अगर उनको किसी की इकोनॉमिक लिबर्टी को कटल भी करनी पड़े, यानी कि उस इकोनॉमिक लिबर्टी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगानी पड़े, तो आप लगाओगे। अब किन लोगों की इकोनॉमिक लिबर्टी पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? जो कि रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हॉबहाउस और लस्की का कहना क्या है कि ये जो हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जिसके अंदर आपको पूरी तरीके से अधिकार है कि अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते रहो और दूसरे की कोई चिंता नहीं। ये भी तो गलत है ना कि अगर आप हद से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लोगे तो काफ़ी लोग छूट जाएंगे जिनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा, जिनके पास रहने को नहीं होंगे, खाने को नहीं होंगे। तो इस तरीके की बात करता है पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसमें वो प्रॉपर्टी को एक एब्सोल्यूट राइट नहीं मान रहे होते हैं। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि पॉलिटिकल थॉट जो अर्ली एक्सपोनेंट है पॉजिटिव लिबर्टी के, वो एसोसिएट होते हैं वेलफेयर स्टेट की थ्योरी से, जो कि सबसे पहली बार ही अपीयर हुए थे इंग्लैंड में और धीरे धीरे करके ये स्प्रेड होते रहे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पॉजिटिव लिबर्टी जो है उनको कंसीडर किया जाता है एक एसेंशियल कॉम्प्लीमेंट टू निगेटिव लिबर्टी इन ऑल मॉडर्न स्टेट, यानी ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आया निगेटिव लिबर्टी का, क्योंकि कुछ कंटेम्प्रेरी लिबरल थिंकर जिन्हें हम लिबर्टेरियंस के नाम से जानते हैं, उन्होंने एम्फेसाइज किया है निगेटिव लिबर्टी के ऊपर। यानी कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? कंटेम्प्रेरी लिबरल थिंकर्स की। और कल मैं आपको बताई थी कि कंटेम्प्रेरी लिबरल थिंकर जो हैं वो क्लासिकल लिबरलिज्म को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने रिन्यू किया है निगेटिव लिबर्टी के ऊपर अपना एम्फेसिस को, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की भी अपनी लिमिटेशन है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाएंगे इकोनॉमी के टर्म में तो ये भी नेशन के लिए अच्छा नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करने लगेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से कंटेम्प्रेरी लिबरल थिंकर जो है वो एम्फेसाइज करते हैं निगेटिव लिबर्टी के ऊपर। ओके, तो इसमें जो इसाया बर्लिन है, एफ.ए. हायक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, रॉबर्ट नॉजिक है, जो कि कंटेम्प्रेरी लिबरल थिंकर हैं, जिन्हें हम लिबर्टेरियन भी कह सकते हैं, ये वापस से एम्फेसाइज करते हैं निगेटिव लिबर्टी के ऊपर।
ओके। नेक्स्ट अब ये बताया जा रहा है कि लेट 19th सेंचुरी के बाद से एक नया फॉर्म ऑफ सोशल लिबरलिज्म इमर्ज हुआ, जो कि ज़्यादा फेवर कर रहा था वेलफेयर रिफॉर्म को और इकोनॉमिक मैनेजमेंट को। तो ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक बन गया मॉडर्न और 20th सेंचुरी लिबरलिज्म का, क्योंकि ये वेलफेयर रिफॉर्म और इकोनॉमिक मैनेजमेंट को प्रमोट कर रहा है, जो कि बेस्ट तरीके से देखा जा सकता है मिल के व्यू में। साथ ही साथ कांत, ग्रीन और हॉबहाउस, इन सभी के भी व्यू में ये चीज़ देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इसको सही ढंग से बताया जाए तो मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है एक अफर्मेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ लिबर्टी ही नहीं देंगे जैसा कि क्लासिकल लिबरलिज्म फेवर कर रहा था। तो यहाँ पे आप लिबर्टी देकर मिनिमल स्टेट का रोल रखोगे, ऐसा मॉडर्न लिबरलिज्म नहीं कह रहा, बल्कि ये इस तरीके का एक रिलेशनशिप बना रहा है जहाँ पे आप लिबर्टी भी प्रोवाइड करोगे और साथ ही साथ ह्यूमन प्रोग्रेस को भी देखोगे। ह्यूमन प्रोग्रेस के अंदर सभी ह्यूमन आते हैं, नॉट ओनली द रिच क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास। तो मॉडर्न लिबरल जो थे वो बिलीव कर रहे थे मैन टू बी ए प्रोग्रेसिव बीइंग। मैन क्या है? एक प्रोग्रेसिव बीइंग है जिनमें अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है सेल्फ डेवलपमेंट को लेके, जो कि और किसी अदर में देखने को नहीं मिलता ऐसा पोटेंशियल। तो ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा प्रोग्रेसिव बीइंग है जिनमें सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो इस तरीके का जो अप्रोच है वो जस्टिफाई करता है वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जैसे कि वेलफेयर स्टेट का। तो यहाँ से क्या हुआ, वेलफेयर स्टेट को जस्टिफाई किया और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट आया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यहाँ एक नया टर्म आया। इसका मतलब होता है कि फेयर एलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी का सोसाइटी के अंदर, यानी कि ऐसा नहीं हो कि हर कुछ एक सीमित लोगों के हाथों में सिमट के रह जाए। एक फेयर तरीके से आप जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करोगे, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी सभी को सोसाइटी में आप इक्वली प्रोवाइड करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है उनका प्राइमरली कंसर्न होता है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके पास एक्सेस हो हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन को लेके, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेके, इस तरीके की बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग। तो मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो एग्जिबिट कर रहा है एक ज़्यादा सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टेट, यानी कि यहाँ पे स्टेट के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो सिंपैथेटिक है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है वेलफेयरिज्म। ओके, अब आगे फिर बताया जा रहा है कि ऐसा जो प्रोसेस है मॉडर्न लिबरलिज्म का या फिर वेलफेयरिज्म का, वो इंटरप्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 की वजह से जो डिवास्टेशन यानी कि जो आफ्टर इफेक्ट हुआ था वर्ल्ड वार 1 के बाद का, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ज़्यादा ही तबाही हो रही थी। लेकिन पॉजिटिव आउटकम जो था वो ये था कि 4 यूरोप के बड़े बड़े जो इंपीरियल डायनेस्टीज थे उनका ओवरटर्न हो रहा था। ओवरटर्न यानी कि उनका एक तरह से हार हो रहा था, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया और ओटोमन तुर्की इनटू लिबरल डेमोक्रेसीज, यानी कि ये ऐसा स्टेट था जो कि लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो यूरोप जो था वो रीशेप्ड हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साइल से ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसका मतलब था कि इंपीरियलिस्ट का ब्रेकअप हुआ इन नेशनली होमोजेनस स्टेट, यानी कि जो भी इंपीरियल पावर थे वहाँ पे एक होमोजेनियस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। सिंपली अगर कहा जाए तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये कब साइन हुआ था? वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने के बाद, जो कि एक तरह से पीस ट्रीटी कह सकते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद क्या हुआ? जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, ये सब का क्या हुआ? हार हुआ एक तरह से। तो यहाँ पे वो लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट करने लगे। तो बस यहाँ पे यही बताया जा रहा है
फिर लीग ऑफ नेशन का क्रिएशन हुआ इस होप से कि ये वार को प्रिवेंट करेगा और इंटरनेशनल डिस्प्यूट इसको सेटल करेगा शांतिपूर्वक, पीसफुल मैनर में। लेकिन ऐसा स्टेप लेना यानी लीग ऑफ नेशन को फॉर्म करना ये प्रिवेंट नहीं कर सका फ्यूचर के वॉर से, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इवेंट देखने को मिला, जैसे कि हार्श पीस टर्म इम्पोज कर दिया गया था विक्टोरियस एलाइज के द्वारा। यानी विक्टोरियस एलाइज मतलब एलाइज ग्रुप जो था, यानी दो ग्रुप था ना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, एक एक्सिस ग्रुप और दूसरा एलाइज ग्रुप। तो एलाइज की जीत हुई थी और एक्सिस ग्रुप जो था वो हार गया था। यही एक्सिस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं हंगरी, रशिया, ओटोमन तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सारे कंट्री। ओके, तो एक्सिस ग्रुप जो था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो हार गया था और एलाइज ग्रुप जो थे जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, ये सभी जीत हासिल किए थे। तो इनके द्वारा जो एक्सिस कंट्री थे उन पे बहुत भयंकर वाला इल्ज़ाम लगाया गया और वॉर के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया गया। ओके, तो इसके रिजल्ट में निकल के आया ग्रेट डिप्रेशन, नाजी का अपराइजिंग, सोवियत कम्युनिज्म, जो कि एक तरह से थ्रेट बन गया लिबरलिज्म के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप जर्मनी का ही एग्जाम्पल लो। जर्मनी जो कि एक्सिस क्लास से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे उन्होंने वॉर के लिए फुल्ली जिम्मेदार ठहरा दिया जर्मनी को और इनसे बहुत सारा कंपनसेशन भी मांगा। तो जर्मनी के लोग नाराज होकर क्या किए, वहाँ की जो सरकार थी उनको ही हटा दिए और अपनी फुल सपोर्ट प्रोवाइड किए थे हिटलर के पार्टी को। तो इस वजह से नाजी का अपराइजिंग हुआ, है ना। और ग्रेट डिप्रेशन भी इसलिए आया क्योंकि इसका एक कारण तो ये था कि कैपिटलिस्ट क्लास ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे वर्कर क्लास को, और वर्कर क्लास काफ़ी पुअर थे जो अफोर्ड नहीं कर सके सामान को। तो इकोनॉमी गड्ढे में गई और साथ ही साथ जो जर्मनी पे इस तरीके का वॉर क्राइम लगा दिया गया था एलाइज ग्रुप के द्वारा, इस वजह से क्या हुआ, जर्मनी की रुपया काफ़ी गिरने लगी थी और रिज़ल्ट हुआ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिप्रेशन देखने को मिला, वही है ग्रेट डिप्रेशन। और साथ ही रशिया में अगर देखा जाए तो कम्युनिज्म का राइज हो रहा था और ओवरऑल सभी मिलके एक तरह से लिबरलिज्म के लिए थ्रेट बन रहे थे। अब नेक्स्ट पोस्ट वॉर के बाद यानी वॉर ख़त्म होने के बाद एक कॉन्सेप्ट आया शेयरिंग द वेल्थ, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स किन्स की पॉलिसी थी। इनसे काफ़ी लिबरल इंस्पायर हुए थे। क्या है ये शेयरिंग द वेल्थ का कॉन्सेप्ट? यहाँ पे जेम्स किन्स जो है वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट बोरो करे, टैक्स कलेक्ट करे और स्पेंड करे। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे उधार पे लेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी और इस पैसे को खर्चेगी, और इसके वजह से इकोनॉमी का एक्सपांशन होगा और एक तरह से ये बिजनेस साइकिल जो ठप हो चुका है उसको काउंटर करने में हेल्प करेगा। यानी कि जेम्स किन्स का जो कॉन्सेप्ट था इकोनॉमी में वो ग्रेट डिप्रेशन के लिए आया था। यानी ग्रेट डिप्रेशन को देखकर किन्स अपनी एक थ्योरी देते हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता ये है कि सरकार जो है वो पैसे बोरो करे और इकोनॉमी में स्पेंड करे, खर्चे। और खर्च करने का काफ़ी तरीका है गवर्नमेंट का, वो क्या कर सकती है, इससे और ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम चला सकती है। यानी कि जैसे इंडिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर स्पेंड करती है तो एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट डीबीटी के थ्रू, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि सरकार बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा कर देती है, तो उससे भी वो स्पेंडिंग को बढ़ा रही है, यानी खर्च को बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है? जब सरकार कोई भी पैसा या फिर वेलफेयर स्कीम किसी सिटीजन तक पहुंचाते हैं तो वो पैसा का फिर इस्तेमाल लोग करते हैं ना। जैसे कि गवर्नमेंट किसान को कुछ पैसा देती है कि वो उससे अपने एग्रीकल्चर में हो रहे खर्चों के लिए इस्तेमाल करेगी, तो सरकार उस पैसे का क्या कर रही है, खर्च कर रही है ना मार्केट में जाके। अब ये भी कह सकते हैं कोई कि वो उस पैसे का कुछ अलग ही इस्तेमाल कर ले। यानी इन केस हो क्या रहा है, लोग पैसे खर्च तो रहे हैं ना, तो सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खर्च तो इकोनॉमी के अंदर ही कर रही है। और लोग खर्चेंगे किस पे? या तो वो उस पैसे से कुछ सर्विस को लेंगे या फिर कुछ गुड्स खरीदेंगे।
तो इनडायरेक्टली वो क्या किए, हमारे इकोनॉमी में एक डिमांड पैदा कर दी है। डिमांड यानी कि मांग रहे हैं लोग कि मुझे ये सर्विस चाहिए, मुझे ये गुड्स चाहिए। गुड्स यानी कि सपोज कुछ कपड़े का डिमांड कर रहे हैं या फिर खाने का डिमांड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली इस डिमांड को पूरी करने के लिए इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल बढ़ानी पड़ेगी, तो वापस से फैक्ट्री रिवाइव होगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों को वापस से रोजगार भी मिलने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, और एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोगों को वापस से सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाता है और इकोनॉमी का वापस से एक्सपांशन होने लगता है। यही है कीन्स की थ्योरी। बस यहाँ पे शॉर्ट वे में इसलिए बताइए क्योंकि आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो। तो यही चीज़ को याद रखना है बस कि सरकार क्या करेगी, खर्चेगी ताकि इकोनॉमी का एक्सपांशन हो। और तरीका क्या होगा, एक्सपांड कर दो आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को, जो कि उस वक्त लिबरल डेमोक्रेसी में किए जा रहे थे, पोस्ट वार डिकेड में। पोस्ट वार यानी कि वॉर के बाद। तो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट प्रैक्टिस जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे ब्रिटेन और अमेरिका में, जो कि एक सोशल इंश्योरेंस को फॉर्म नहीं किया, साथ ही साथ पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सब्सिडाइज्ड मेडिकल केयर, फैमिली अलाउंसेस एंड अदर गवर्नमेंट फंडेड हायर एजुकेशन, इन सभी को भी स्टार्ट किया। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो वेलफेयर स्टेट की प्रैक्टिसेस थी, जो वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी थी, वो ब्रिटेन और अमेरिका में अडॉप्ट किया गया। और इससे क्या क्या फ़ायदा मिला, सबसे पहले सोशल इंश्योरेंस मिला, यानी लोगों को इंश्योरेंस मिल गया, पेंशन भी मिलने लगा, साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी बेनिफिट मिलने लगा। जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ना, वैसी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा था, मेडिकल केयर मिल रहा था, फैमिली को अलाउंसेस मिल रहा था, और इससे भी अच्छी बात कि गवर्नमेंट फंड कर रही थी हायर एजुकेशन के लिए। यानी वहाँ पे जो वर्किंग क्लास, जो कि पुअर थे, उनको ये सारे फ़ायदा मिलने लगे। तो अब वो रिवॉल्ट नहीं करेंगे, अब वो काम भी करेंगे क्योंकि उनको सारा बेनिफिट यहाँ से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल जो था, इसको हमने एशिया में भी अडॉप्ट किया और अफ्रीका में भी अडॉप्ट किया। और कब अडॉप्ट किया, जब नया नेशन फॉर्म हो रहा था, डिसोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर इन 1950s एंड अर्ली 60s। यानी कि जब यहाँ से डीकोलोनाइजेशन हो रहा था। डीकोलोनाइजेशन मतलब जब एशिया और अफ्रीका से ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी वापस अपने अपने कंट्री जा रहे थे। यानी एक तरह से एशिया और अफ्रीका में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद इस तरीके के मॉडल को अडॉप्ट किया गया। तो न्यू नेशन जो उस टाइम पे उभर के आए, उन्होंने अडॉप्ट किया था इस वेस्टर्न मॉडर्न को, इस बिलीव से कि ये मॉडल जो है और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो सेम फ्रीडम और प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करेगा जैसा कि यूरोप में मिला है। यानी कि हमारे एशिया और अफ्रीका के कंट्री में इस विश्वास से इस मॉडल को फॉलो किया गया कि जिस तरीके का ये खुशहाली यूरोप में फैला है, वैसा हमारे कंट्री में भी फैलाएंगे। इसी बिलीव से अडॉप्ट कर लिया गया था ये वेस्टर्न मॉडल को। लेकिन रिजल्ट जो होता है वो मिक्स्ड आता है। यानी कि कहीं कहीं ये मॉडल सक्सेस रहा तो कहीं कहीं ये फेलियर भी रहा। ओके, तो ये था हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसे हम वेलफेयरिज्म भी कहते हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ से हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट कवर होता है। अब बस एक टॉपिक बचा है, नियो लिबरलिज्म एंड लिमिटेशन, जो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट यूनिट में मूव करेंगे, जो कि है मार्क्सिस्ट। यानी नेक्स्ट अप्रोच जो हमें पढ़ने हैं वो मार्क्सिस्ट अप्रोच हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।